प्रश्नावली 1.1 आपका अब शुरू होती है, ठीक है। और आपको बेटा इसमें देखो पढ़ना क्या है, तो एचसीएफ पढ़ना है ना। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा लेस है मैस है, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे है। अब ये नया शब्द यहाँ पे एक आया है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या है ना, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो इस पूरे का मतलब ये है कि देखो ये एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी तरीका काम में ले रहे हो, जैसे भाग करने की कोई विधि है, सिद्ध करने की कोई विधि है ना, ऐसे। विभाजन मतलब भाग, और यूक्लिड यूक्लिड एक गणितज्ञ है, उसका नाम है, तो उसके आधार पे ये दिया गया है। अब ये कैसे काम करता है, क्या है, और उसको एचसीएफ में कैसे काम करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी कि महत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए इसको कैसे काम में लेते हैं, वो सब हम एक बार एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं कह दूं कि आपके पास में भाई ये 20 है, ठीक है, और आपके पास में ये 5 भी है। अब मुझे इन दोनों भाइयों को क्या ज्ञात करना है, एच सी एफ निकालना है। एच सी एफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। अब ये फैक्टर है ना, देखो एफ फैक्टर मतलब कि गुणनखंड है ना, कौन सा गुणनखंड है जो कॉमन आता है ना गुणनखंड में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, ये 20 है ना, अच्छा ठीक है, और ये 5 है। अब 20 के गुणनखंड करना जरा, 2 दूनी के 4 और 4 पंजे के 20। 5 के कितने होंगे बेटा, 5 एकम 5। अब मुझे जरा ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन कौन है, 5 है ना केवल। तो जो चीज और सबसे बड़ा है 5, कॉमन भी हर चीज में सबसे बड़ा कॉमन ये है ना, हाईएस्ट कॉमन है ये गुणनखंड है ना, हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड है। इसलिए 5 20 और 5 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब मैं दूसरी भाषा में आपसे बोल दूं कि जैसे मेरे पास बेटा 18 है, ठीक है, 18 है, 18 में से और 4 में से, अब बताओ बड़ा से बड़ा कॉमन कौन है। आप कहोगे सर 2 कॉमन है। क्यों है 2 कॉमन, 4 नहीं है, 2 कॉमन। देखो 2 दूनी के 4 यहाँ पे होते हैं, और 2 9 में 18 होते हैं, तो कॉमन बेटा कौन है, 2 है, ठीक है। अब मैं कह दूँ आपसे कि भाई ये 8 है और ये 4 है, अब बता मुझे इसका एचसीएफ कौन होगा, ठीक है बेटा, एचसीएफ कौन होगा। अब कहोगे सर 4 है ना, 4। देखो 2 भी कॉमन है, 2 देखो, ये मैं 2 गुना इसको 2 कर देता हूँ 8 को, और 4 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 दूनी के 4। कॉमन तो 2 भी है, पर सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखो 1 2 तो कॉमन यहाँ रहा, यानी 1 2 तो कॉमन ये रहा, और दूसरा 2 बेटा कॉमन ये रहा, ठीक है। तो इस 8 और 4 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्त क्या हो गया, मैसे पे की बात करें तो मैसे पे हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे निकालने हैं, परंतु वो जो विधि है ना, मैं यूक्लिड विभाजन की बात कर रहा हूँ है ना, मैं यूक्लिड विभाजन की बात कर रहा हूँ, उसका क्या खेल है वो देख लेते हैं है ना। जैसे मान लो कि हम जब बचपन में पढ़ते थे तब हमने कैसे पढ़ा था कि जैसे 20 है ना, 20 में बेटा मैं 5 का भाग देता हूँ, तो बेटा भाग कितनी बार जाता है मुझे बताओ पहले। बेटा भाग जा रहा है, सीधी सी बात है, 4 बार, और 4 पंजे 20 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 20 और यहाँ पे 0 से इस फल बचता है। अब इस बात को हम लिखते कैसे थे, इस बात को हम लिखते ऐसे थे कि भाई 20 है, 20 में हमने 5 का भाग दिया, भाग गया बेटा 4 बार, और शेषफल बचता बेटा 0। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि भाई कोई संख्या ए है यानी 20 है, बी है, बी मतलब 5 है, और क्यू मतलब कि 4 है, और शेषफल यहाँ पे 0 जो आर मान के चल रहा हूँ। अब बेटा बताओ, थोड़ी देर पहले हमने एचसीएफ निकाला था, 20 का और 5 का कितना था, 5 था ना, यानी कि शेषफल देखो 0 होगा ना, तो ये बी है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक और सवाल लेके देखते हैं। जैसे बेटा आपके पास में क्या है, ये 18 है, ठीक है, और ये सामने मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये 4 है। अब मुझे बताओ 18 4 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। देखो हम 4 का इस 18 में भाग देंगे तो बेटा कितनी बार जाएगा, पहली बात तो 4 चौके 16 बार जाएगा है ना, 4 बार भाग जाएगा बेटे, और शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब शेषफल बेटा 0 नहीं है, शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है, तो हमको आगे चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जिसका भाग दिया है ना ये, इसको हम उधर को लेके जाएंगे, और जो बचा है ना शेषफल, इसका हम भाग देंगे। अच्छा अब भाग दो इसमें बेटा, तो 2 दूनी के 4, और बचता क्या बेटा 0। अब देखो शेषफल क्या आ गया आपके पास में, 0 आ गया। अब जैसे शेषफल 0 आता है तो जिसका हम भाग देते हैं ना ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी कि 18 और 4 का बेटा एचसीएफ कौन निकल के आया, 2 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे हम देख लेते हैं। अब देखो पहला है ना इसका, इसमें क्या है, देखो 225 है, मैं इसको बेटा ए मान के चलूंगा, ठीक है, और इसको बेटा मैं बी मान के चलूंगा। अब आपको पता है मैं ए का भाग बी में दूंगा, और मुझे शेषफल क्या मिलेगा, आर मिलेगा। अब यदि आर 0 हुआ तो ऑटोमेटिक बी आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। किस किस का, ए का और बी का। चलो शुरू करते हैं ना। ये 225 है,
और ये आपका 135 है। ठीक है बेटा, इसको मैंने ए मान रखा है, इसको मैंने बेटा बी मान रखा है। 135 को मैं भाग दूंगा तो बेटा कितनी बार जाएगा, क्यू बार भाग जाएगा, और बेटा आर क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। चलो भाग दे के देखते हैं। 225 है भाई मेरे, और मैं 135 का भाग दूंगा। अब देखो, आप भाग दे के देख लो बगल में आराम से, रफ कॉपी आपके पास है। 135 का भाग आप 225 में दोगे ना, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा बेटा, 90 बचेगा। अब मुझे ये बताओ, ये जो 90 है जीरो है क्या भाई, है तो शेषफल पर जीरो तो नहीं है ना, तो 90 नॉट बराबर जीरो, इसका मतलब हमको आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब की बार हम क्या करेंगे, 90 का भाग हम 135 में देंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे। शेषफल का भाग जो बी है ना उसमें देते चलेंगे, यानी कि 135 बेटा, इसमें भाग अपन दे रहे हैं 90 का। अब 90 का भाग बेटा एक बार जाएगा, और शेषफल आपका क्या बचेगा बेटा, 45 बचेगा। अब 45 शेषफल बचा है, फिर से आर बराबर जीरो नहीं है, दिमाग लगाओ आप, है ना, आर बराबर फिर से जीरो नहीं है, इसका मतलब हमको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब की बार 45 का भाग 90 में देंगे, सीधी सी बात है। तो ये आप 90 में भाग किसका दोगे बेटा, 90 में भाग दोगे आप 45 का। अब 45 दूनी के कितने होते हैं, 90 होते हैं, और शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मुझे बताओ, चूंकि हमारा शेषफल बेटा क्या आ चुका है, अब जीरो आ चुका है, इसलिए हमने जिसका भाग दिया है ना 45 का, इसलिए बी यानी कि फिलहाल 45 है, तो हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, आंसर आ गया, आपका कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ठीक है, तो यानी कि 225 और 135 का बेटा HCF कौन हो गया, आपका 45 हो गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। 196, 38, 38, 220। अब देखो दिमाग लगाओ, मैं फिर से मानूंगा किसको, देखो 38 220 है ना, ठीक है भाई, 38 220 है, सामने कौन है बेटा, 196 है। अब मैं 196 क्या मान के चलूंगा, बी मानूंगा, इसको मैं क्या मान के चला, ए मान के चला, भाग कितनी बार दूंगा मैं, क्यू बार दूंगा ना, और शेष पर क्या बचेगा बेटा, आर बचेगा। अब देखो 196 का भाग जब आप इसमें दोगे ना, तो ये आपके भाग जाता है बेटा 195 बार, कितने बार जाता है, 195 बार जाता है, और शेषफल व्हाट विल बी, दैट इज जीरो। ठीक है, अब तब शेषफल है ही जीरो भाई, चूंकि हम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ शेषफल बेटा क्या आ गया, जीरो आ गया है, इसका मतलब हमने जिसका भाग दिया यानी बी वाले का हमने भाग दिया वो कौन है, हमारा 196 है। ठीक है, तो ये 196 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारे HCF आप ऐसे निकालो, 2-4 सवाल निकालोगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब ये 867 और 225 का देख लेते हैं एक बार हम। ये बेटा 867 और 225 नहीं 255 है, सॉरी 255 है। अब 255 का भाग 867 में कितनी बार जा रहा है बेटा, ये जाता है भाग बेटा आपका लगभग 3 बार, और ये बचेगा बेटा आपका 102 शेषफल आपका बचेगा। अब देखो बेटा आर बराबर नॉट फिर से जीरो, इसका मतलब ससुर हमको 102 का भाग 255 फिर से देना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया 255, और सामने पंगा ले रखा है इसने 102 से, 102 बोला भैया ले ठीक है तेरा भाग देता हूं, तो भाग बेटा इसने कितनी बार दिया, 102 और 102 204 आपके ये हो जाएंगे, और शेषफल बचेगा बेटा आपके 51 बचेगा। ठीक है, अब बोला कि साला अभी भी शेषफल जीरो नहीं आया है, तो फिर से चलो भैया अब की बार 51 का 102 में दो भाग आप। ठीक है, तो 102 का भाग आप बेटा जब 51 102 में भाग 51 का दोगे तो 51 गुणा 2 करोगे तो क्या आएगा, 102 ही आता है, और शेषफल क्या बचेगा, जीरो। अब बोला भाई चूंकि शेषफल हमारा बेटा क्या बचा है, जीरो बचा है, इसका मतलब सीधा से क्या हो गया, बी हमारा HCF है, और बी फिलहाल बेटा कौन है, 51 है। ठीक है, तो 51 हमारा बेटा कौन हो गया, HCF हो गया। और चूंकि हमको बोर्ड में नंबर लाने हैं इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा, कि भाई 867 है, और ये जो 255 है ना बेटा, इसका HCF कौन आ गया बेटा, इसका HCF बेटा कौन आ गया, इसका HCF आ गया बेटा 51। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गया। अब हम आ गए दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना इन चीज़ों को, क्योंकि ये कई बार है ना प्रॉब्लम खड़ी कर देती है बच्चों के सामने, पता नहीं सर क्या लिख रखा है, भाषा समझ नहीं आ रही हमको। पहले भाषा देखो, क्या दर्शाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि देखो 3 है धनात्मक भी है विषम भी है, 5 है धनात्मक भी है विषम भी है, ऐसी चीज़ें है ना, 9 है धनात्मक भी विषम भी है, 7 है धनात्मक भी है विषम भी है, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मतलब जो पूरे होते हैं 3 4 5 -1 2 3 ऐसा कुछ।
6q+1 के रूप का होता है, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये बात हमको बतानी है, सिद्ध करना है मतलब इस चीज़ को, ठीक है। कैसे मतलब कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान लो बेटा आपके पास में, मैं कहूँ आपसे अभी आपके पास 9 है, ठीक है। अब बेटा 9 है, दिमाग लगाओ, 9 है ना, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 कम 6 प्लस में 3 लिख सकता हूँ बेटा। तो देखो 6 तो 6 ही है, क्यू की जगह हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और प्लस का 3 हमने ये मान लिया है ना। तो देखो 6 भी है, क्यू भी है और 3 भी है, तो ऐसे तो लिखवा रहा है हमको क्वेश्चन में, देखो देखो है ना, ये हरे वाला। तो ये हमको सिद्ध करना है चीज़ है। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक काम करते हैं छोटा सा, ठीक है। देखो इसने खुद कहा है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है ना, इसने प्रश्न में खुद बोला हुआ है बेटा, ठीक है। इसने प्रश्न में खुद बोला हुआ है कि ये क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है, खुद ने बोला है। तो अब हम क्या करते हैं, सीधे हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। काम करो b बराबर, आप एक काम करो 6 मान लो, ठीक है। b बराबर 6 मान लो, और r बराबर आप क्या मान लो थोड़ी देर के लिए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना ही मान लो, क्योंकि इतना ही हमको चलना है, आगे तो चलने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है। अब हमने क्या किया बेटा, पहली कंडीशन मैंने b की जगह देखो क्या माना था, पहले b की जगह 6 माना था, तो 6 तो ठीक है, 6 है, 6 गुणा q तो q ही है, और r, अब मैं r की जगह 0 मानूंगा, तो देखो r की जगह 0 नहीं मानूंगा फिलहाल, क्योंकि उसने पूछा नहीं है मुझे r क्या पूछा है, उसने 1 पूछा है, तो मैं 1 r की जगह मान लूंगा। तो r की जगह बेटा मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो देखो 6q+1 के रूप में होगा कि नहीं होगा बताओ। तो पहली कंडीशन तो खत्म। दूसरी कंडीशन की बेटा बात करूँ, फिर से 6 गुणा q है, अब की बार सेफल कितना मानने की बोल रहा है, वो 3 मानने की बोल रहा है, तो हमने 3 भी मान लिया, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। और तीसरी कंडीशन की बात करूं तो बेटा 6q+5 पूछा हमसे, तो हम शेषफल ये 5 मान लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, r बराबर 1 3 5 मानने पर, ठीक है, मानने पर, यह हमारा क्या हो गया बेटा, सिद्ध हो गया। बस ये बात सिद्ध करनी थी, ठीक है। 3 पर ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों की एक सेना है, मतलब टुकड़ी है, उसको 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे जाना है, मार्च करना है। मतलब वो अपने टीवी में देखा होगा ना, वो हाथ हिलाते हुए चलते रहते हैं ना, वो तुरनियाँ सी बजाते हुए चलते हैं ना, वो हमारी सेना चलती है ऐसे। तो वो क्या कह रहा है कि दोनों समूह में से, मतलब 616 में से भी और 32 में से भी, है ना, मार्च करना है, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या, देखो मैक्सिमम की बात कर रहा बेटा, अधिकतम, अधिकतम मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन कौन है। अब वो कहना क्या चाह रहा है पहले वो भी देख लेते हैं हम एक बार। देखो जैसे मान लो कि आपके पास में है 616, ठीक है, ये 616 है, और बेटा सामने है आपके 32, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दोनों में से मतलब अधिकतम आपस में मतलब समूह मैच होना चाहिए, तो हम क्या करें, मतलब बराबर लेना, कुछ बड़ा से बड़ा, मतलब इसमें से कॉमन लेना कुछ। तो भैया वो कॉमन कौन आएगा बेटा, 616 का और 32 का एचसीएफ होगा। अब ससुर हमको नहीं पता कि एचसीएफ क्या है, तो हम निकाल लेंगे जगह रहा हमारा दिक्कत काम को, ठीक है। तो हमने बताओ हम क्या लिखेंगे भैया, 616 है बेटा, 32 का हमने क्या दिया, इसमें भाग देंगे, आपको एचसीएफ का पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये नहीं बोला है कि भाई एचसीएफ आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालो, आप कैसे निकाल सकते हो, गुणनखंड करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इस विधि को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा देखो 32 गुणा मतलब 32 का भाग 19 बार जाएगा, और बेटा शेषफल बचेगा आपका 8 है, तो फिलहाल तो 0 नहीं है, ठीक है, हम आगे चलेंगे। अब 32 है बेटा, और ये 9 रहा आपका। अब 9 का भाग, ये सॉरी 8 रहा आपका, ठीक है, ये 8 रहा, ये वाला 8, ठीक, 8 का भाग 32 है बेटा, 8 चौके 32 हो गया, और बचा कितना आपके पास में, 0 बचेगा। अब मुझे बताओ, चूंकि r बराबर बेटा क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब ये चूंकि कचन ऐसे, ठीक, इसका मतलब b बराबर हमारा कौन हो जाएगा, 8 है, और बेटा वो कौन हो जाएगा हमारा एचसीएफ है। तो हम क्या लिख देंगे, समान स्तंभों में, समान स्तंभों की संख्या क्या होगी बेटा, 8 होगी। यानी कि सीधी सी बात है 616 और जो है ना ये 32, ठीक है, इसमें कॉमन चलने के लिए है ना, साथ साथ कितने स्तंभों की जरूरत पड़ेगी, अधिकतम 8 स्तंभों की जरूरत पड़ेगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पहली बात, और दर्शाना हमको क्या है बेटा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जैसे कि मान लो आपके पास में है,
मान लो धनात्मक पूर्णांक 5, ठीक है, तो 5 का वर्ग करना है, ऐसे बोल रहा है कुछ, है ना। जैसे 6 है तो 6 का वर्ग करना है 36, वो ऐसे बात कर रहा है। का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब ये कहना है क्या चाह रहा, देखो, और करना क्या है इस भाई का, है ना, इसका बेटा करना ये है। और फिर दूसरी बात देखो, उसने संकेत पूरे दे दिए हैं, इसने संकेत हमको पूरे दिए हैं। संकेत क्या बोल रहा है कि हमको क्या मान लेना है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेना है, और उसको मान लेना है वो 3q+1 है, 3q+2 के रूप का होता है। आंसर तो इसने पूरा खुद नहीं दे दिया, हम इसमें क्या करेंगे, है ना, आंसर तो इसने खुद नहीं दे दिया, पर फिर भी हम सवाल को तरीके से करते हैं, देखते हैं। मान लिया कि भाई a बराबर हमारा क्या है बेटा, x है, क्यों, खुद ने बोला है। और जो x है ना बेटा, ये है किसके रूप का, ये बेटा 3q के रूप का है ना, x हमारे 3q के रूप का है। अब e ससुरे का वर्ग करने की बोल रहा है, तो भैया जब e का वर्ग करने की बोल रहा है तो हमें इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका वर्ग क्या होगा, 9q²। बताओ बेटा होगा कि नहीं होगा, अच्छा 9q² होगा, ओके होगा। तब 9q² होगा इसका वर्ग। तो मैं इस भाई को लिख कैसे सकता हूँ, दिमाग लगाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 3 गुणा 3q का स्क्वायर, दिमाग लगाओ, लिख सकता हूँ मैं इस बात को ऐसे। और ये जो है ना, ये इतनी सी, इसको मैंने बेटा क्या मान लिया, इसको थोड़ी देर के लिए इसको मैंने m मान लिया। जब इसको मैंने बेटा m मान लिया तो बेटा ये क्या है, फिर दिमाग लगाओ, ये क्या है 3m, तो पहला रूप में तो हमने लिख दिया इसको, है ना। दूसरे रूप की बात क्या कर रहा है बेटा, वो दूसरे रूप की बात कर रहा है कि हमें a बराबर हमने माना x था, वो तो पता है, और x अगली बार किसके रूप में लिखना है हमको, 3q+1 के रूप में लिखना है। अब ई ससुरे का फिर से वर्ग करो और इसका वर्ग करना पड़ेगा। अब आपको सर्वसमय का पता होगी ये वाली कि भाई a² 2ab+b², ये क्या होता है बेटा आपके पास, आपको पता होगी a+b का क्या होता है, होल स्क्वायर होगी। आपने 9वीं क्लास में क्या है, तो 8वीं क्लास में पढ़ी आपने, ठीक है, ये इसका ये होता है। तो इससे हम खोलेंगे इसको, तो बेटा देखो 3 3 अगर 9q², तो आपको बेटा ये हो गया, ठीक है। अगली बात, बीच में 2 तो है ये सूत्र में, है ना, 2 तो सूत्र में बैठा है पहले से ही, और a मतलब कौन है, 3q है बेटा, और b मतलब कौन है, 1 है, ठीक है, और b² मतलब कि बेटा 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब मुझे ये बताओ आप तो, ठीक है, कि कोई कॉमन है क्या इसमें, इसमें कुछ कॉमन है क्या तीनों टर्मों में, तो है बेटा, देखो 3 9 में भी होगा और 3 बेटा यहाँ भी है, तो 3 को तो बेटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा इस जगह पर आपके पास में, यहाँ बचा बेटा आपके पास में 3q² बच गया, और बीच वाले में क्या बचा, इस वाले पोर्शन बेटा, इस वाले पोर्शन में बचा आपका 2q बचा, और इधर का ये +1 आपका ऐसे कैसे रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस भाई को m मान लिया इतने से को, और 3 तो पहले से बैठा ही है यहाँ पे, और +1 का बचा हुआ है हमारे पास, तो बताओ बेटा 3m+1 के रूप में लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, बिल्कुल यही मेरे को चाहिए था, ठीक है, ये बात मेरे को चाहिए थी, सीधी सी बात है। ऐसे देखो हमने तीनों को तीनों सिद्ध कर दी जो हमसे पूछा गया था, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पूछी गई थी और हमने दोनों को दोनों चीज़ें सिद्ध कर दी। कैसे कर दी, एक तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, देखो बेटा, एक तो हमने 3m के रूप में लिखना सिद्ध कर दिया, और एक हमने ये 3m+1 के रूप में लिखना ये सिद्ध कर दिया, तो दोनों को दोनों हमारी चीज़ें सिद्ध हो गई। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, पहली चीज़ है ना, तो और बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, है ना, अब की बार इसने घन बोला है ना, वो 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। वो ससुरा फिर से वही काम करना है, शेषफल हमको एक तो 8 लेके आना है बगल में, एक हमको 1 लेके आना है, एक यहाँ पे 0 लेके आना है, एक तरीके से माने तो, ठीक है। पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप, मैं मान लेता हूँ कि a बराबर 3x मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं, क्योंकि हम m मान के नहीं चल सकते यहाँ पे। हम जब भी सिद्ध करते हैं ना इस चीज़ों को, तो हम कुछ और मान के चलते हैं, वो चीज़ सिद्ध करते हैं जो हमको पूछी गई है, ठीक है। तो मैं मान लो a बराबर 3x मान लेता हूँ बेटा, तो वो क्या बोल रहा है, इसका घन करना है, तो ई ससुरे का हमको पहले तो घन करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो इसका जब हम घन करेंगे बेटा, तो 3x का भी तो हमको घन करना पड़ेगा, है ना। तो इस भाई का घन किया तो देखो बेटा क्या आया, ये आया 27x³ आया कि नहीं आया बताओ। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 27 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 3x³, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये वाला है ना, इसको मैं क्या मान लूँ बेटा, m मान लूँ थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको मैं m मान लूँ इतने से को, और ये मैं क्या करूँ, ये 9 तो है ही है। तो बताओ मैंने
पहली चीज सिद्ध करवाने की बोली थी वो मैंने कर दी कि भाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना वो किसके रूप में होता है बेटा, 9m के रूप में होता है। तो पहली चीज तो यहाँ पे सिद्ध हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी कंडीशन की बात कर रहा है वो कि भाई अब की बार मैं क्या मानूं, a बराबर 3x+1 मान लेता हूं। अब इसका करो आप क्यूब, तो देखो ऊपर सर्व समीकरण लिखी हुई है मैंने, देखो ये a+b का होल क्यूब, a क्यूब 3ab, a+b कोष्टक में फिर से ऐसा कैसे और b का 3 कर दो, b मतलब a है फिलहाल। अब देखो a हमारा सवाल में यहाँ पे कौन है, a कौन, ये a कौन है, 3x हमारा a है, 3x तो हमारा क्या है, a है, तो हम h चलेंगे, क्या लिखेंगे हम, 3x का क्यूब करेंगे, ठीक है भाई कर लो, ठीक है। फिर 3 गुणा a मतलब कौन है, 3x है ना, और b मतलब 1 है, a कौन है बेटा 3x है, b कौन है 1 है, और 1 का फिर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस बाई को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये हो गया आपके पास में 27x3 और ये 3 तिया का 9, ठीक है, और 9 तिया 27, सो 27 और x यहाँ पे है और x अंदर भी है, तो ये क्या हो गया x² हो गया, ठीक। अब प्लस की बात करें, मैंने कोष्टक को ओपन कर दिया है, इससे मान के चलो आप, तो 3 तिया के 9 और 9 एकम 9, ठीक, तो ये 9, ठीक, और बचा आपका एक, ये पहले का बचा हुआ है तो ये हम रहने देते हैं। अब मुझे बताओ इसमें कोई कॉमन है क्या, देखो हमसे सवाल में उसने क्या पूछा है, वो सिद्ध ये करवा रहा है कि भाई 9m+1 के रूप का होता है, तो मुझे पहले तो 9 बाहर निकालना है, पहले 9 बाहर निकालो, निकालो 9 को बाहर, 9 को बाहर बेटा मैंने निकाल दिया 9 को बाहर, तो 9 तिया का 27 बचा, 9 3 बचा ना, और ये x³ ऐसे कैसे रहा, यहाँ भी वही कहानी हुई है इसमें भी, ठीक है, इसमें भी वही 27 बचा, वो 3 9 तिया का 27 3 और ये x², ठीक है, और यहाँ 9 एकम ये 1 बचा ऐसे वैसे ही, और ये 1 है आपका यहाँ बच गया। अब मुझे बताओ इसको मैं क्या मान लूँ, इतने से को मैं m मान लेता हूँ, और ये तो 9 पहले का यहाँ पे है ही है, 9 और प्लस का 1 बचा हुआ है, तो देखो 9m+1 के रूप में मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 9m+8 के रूप का होता है, ये बात सिद्ध करो। अच्छा भाई इसको सिद्ध करने के लिए बेटा देखो हम क्या मानेंगे, ठीक है, हम इसको सिद्ध करने के लिए बेटा मानेंगे आपके कि भाई ये कंडीशन तीसरी, a बराबर हम क्या मानेंगे बेटा, अब की बार हम मानेंगे 3x+2 मानेंगे। 2 क्यों लिया हमने, क्योंकि इसलिए लिया क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8 होता है, इसलिए हम 8 हमारे आसानी से जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसा मान लिया, ठीक है। अब इसका आप क्या करो बेटा, क्यूब करोगे, ठीक है, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, तो क्यूब करोगे तो इसका बेटा क्या आएगा, देखो ऊपर पेज ले लेते हैं हम, थोड़ा पेज को ऊपर ले जाते हैं, तो लगाओ दिमाग, अब आप क्या लगाओगे कि इसका क्यूब करना है हमको, ठीक है, और क्यूब करना है, तो देखो इसका तो क्या हो जाएगा 3 तिये 9 9 तिये का 27 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 27x3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 हमारे सूत्र में होता है और एक ही जगह हमारा बेटा 3x है और 2 हमारा b है, ये फिर से हमारा a तो 3x है और ये ऐसे कैसे 2, और 2 का क्यूब क्या होता है बेटा 8 होता है। अब लगाओ दिमाग, 27 तो आपका ये रहा है ना, 27x³ तो ये रहा, और 3 तिये के 9 है ना, 9 दूनी के 18 और 18 तिये के 54, तो 54 आपका ये रहा, ठीक, और x गुणा x हमारा बेटा क्या हो गया x² हो गया। अच्छा ठीक है भाई, अंदर अब क्या रहेगा, देखो मैं कोष्टक यहीं खोल देता हूँ, ठीक है, कोष्टक से सीधा कर देता हूँ काम में, तो 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 तिया का बेटा कितना हुआ 36 हुआ, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये भैया 36 हो गया, ठीक, और x तो है ही है, क्योंकि x बाहर पड़ा है इसलिए, और ये 8 हो गया। अब मुझे उसने सिद्ध करने को क्या बोला था, उसने बोला था 9m+8 के रूप का होता है, तो हमको ससुरा 9 को बाहर निकालना पड़ेगा पहले यहाँ से, तो 9 को बाहर निकालो बेटा, 9 को जैसे ही बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, 9 तिये के 27 होते हैं, इसलिए 3x³ बच गया, और 9 6 के 54 यहाँ से, तो 6x² यहाँ पे, और 9 चौक के 36, ये आपका 4 बचा यहाँ पे, x ही बचेगा क्योंकि 9 को बाहर निकाल दिया हमने, और बेटा 8 आपके पास में यहाँ बचा हुआ है। अब मुझे ये बताओ आप, इस भाई को मैं क्या मान लूँ, इसको मैं मान लूँ m, और 9 मेरे पास बाहर बचा हुआ है ये वाला, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया बेटा 8 हो गया। तो ये बताओ 9m+8 के रूप में मैंने लिख दिया, किसको लिख दिया बेटा, ये देखो इस वाले को लिख दिया हमने, ठीक है, यानी कि हमको तीनों को तीनों कंडीशन हमको सिद्ध कर दी, ठीक है। क्या प्रूव्ड कर दिया हमने, क्या सिद्ध कर दिया हमने प्रूव्ड कर दिया कि एक क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक तो 9m के रूप में लिख सकते हैं, एक 9m+1 के रूप में भी लिख सकते हैं बेटा,
और एक 9m+8 के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ये बात वो बोल रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 आपकी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, ऐसी कोई चीज़ छोड़नी है जो आपको ना आए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।